पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट करना है। इसका लेग्रांज मेथड है, सबसे पहले ना हमने लेग्रांज मेथड से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब डायरेक्ट हम इसके आगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करने हैं। क्वेश्चन में प्रोसीजर ये है कि जो जेड एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है ना, उसके साथ जो भी रकम पड़ी है उसको ए क्या लेना, जो जेड वाई के साथ पड़ा हुआ है उसको बी क्या लेना, और जो इक्वल की दूसरी साइड में पड़ा राइट साइड पे उसको सी क्या लेना। अब मेरे पास ए आ गया एक्स, बी आ गया वाई और सी आ गया जेड। इसके बाद हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी एक्स ओवर ए इक्वल टू डी वाई ओवर बी इक्वल टू डी जेड ओवर सी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर वाई इक्वल टू डी जेड ओवर जेड। अब आपने करना ये है कि इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है, पहले दोनों को सॉल्व कर लें फिर दूसरे तीसरे को सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, यानी कि एक्स के साथ एक्स ही है, वाई के साथ वाई ही है, जेड के साथ जेड ही है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो सिंपल ही सॉल्व हो जाना, यानी कि अभी वाई ले जाना नहीं पड़ा, पहले ही वाई के साथ था, एक्स पहले एक्स। और अगर ले जा के भी ये फॉर्म बन सकती हो तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक्स के साथ एक्स चले जाए, वाई के साथ वाई चले जाए, जेड के साथ जेड चले जाए, सिंपल सवाल सॉल्व हो जाए। अगर वो नहीं होगा तो और पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो बाद में देखेंगे। अब ये बन जाएगा नेचुरल एक्स इज इक्वल टू नेचुरल वाई प्लस नेचुरल सी, यानी कि नेचुरल एक्स इधर आ जाएगा माइनस माइनस नेचुरल वाई बराबर आ जाएगा नेचुरल सी। नेचुरल से कैंसिल करके सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर वाई, ये आ गई हमारे पास C1 की वैल्यू। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, C2 की वैल्यू आ जाएगी वाई ओवर जेड। जब दोनों सीज़ की वैल्यू आ जाएंगी वो फंक्शन में रख देनी है एफ ऑफ C1 की वैल्यू कोमा C2 की वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेग्रांज को करने का यही मेथड था। सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन में कहाँ पे चीज़ चेंज होती है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखें, आपके पास क्वेश्चन है वाई जेड जेड एक्स प्लस जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ए की वैल्यू आ गई वाई जेड, बी की वैल्यू आ जाएगी जेड और एक्स, और सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई। अब डी एक्स ओवर वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई ओवर जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर वाई। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई है यानी कि जेड नज़र नहीं आना चाहिए, तो ये सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि जेड जेड से कैंसिल हो सकता है। ये मैंने लिखे हैं बटे में जेड जेड से कैंसिल कर दिया। बकाया क्वेश्चन है कि एक्स और वाई की शक्ल में C1 कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे, वाई और जेड है, एक्स नज़र नहीं आना चाहिए, तो हो सकता है एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके बकाया हमारे पास ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ए बी सी की वैल्यू निकालने, उनको डी एक्स के बटे में रख लें। रखने के बाद इसमें जेड इन दोनों में जेड नज़र नहीं आ रहा, तो ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, C1 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब हमने अगर इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है और इस तरह से नज़र आ रहा है कि उससे जान नहीं छूट रही, तो फिर क्या करना है। अब यहाँ पे हमने जेन लड़ाना है कि अगर हम डी एक्स को डी वाई को माइनस कर दें तो नीचे बटे में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इधर डी जेड इस तरह रहेगा। अब डी एक्स माइनस डी वाई किया तो बटे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी क्या हो गया, माइनस हो गए। डी जेड को ऐसे रहने दें एक्स प्लस वाई और साथ जेड। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, मैंने जानबूझ के किया था, ये जगह एक बार एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, माइनस वाला प्लस से कट जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा बस, और इधर गया डी जेड ओवर जेड। इसके बाद अब जो नीचे पड़ा है उसका इंटीग्रल ऊपर चाहिए होता है। आप लिख सकते हैं नीचे एक्स माइनस वाई, ऊपर लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये इसका इंटीग्रल लेने से ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, यानी कि नेचुरल ऑफ एक्स माइनस वाई आ जाएगा बराबर इधर नेचुरल ऑफ जेड आ जाएगा प्लस नेचुरल ऑफ C2। यहाँ से C2 की वैल्यू लिख लेंगे, C1 और C2 का फंक्शन में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कि अगर हम इन दोनों को सॉल्व ना कर सकते हो तो खुद से कोई अरेंजमेंट बनानी है, या कुछ ख़त्म हो जाए कैंसिल होता हो, या बटे में जीरो आ जाए, या कोई ना कोई सिस्टम करना पड़ना अगर वो सॉल्वेबल ना हो। आगे ए बी सी की वैल्यू निकाली रख दी। अब हम लोग देखें इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो अब हम इसके बटे में ज़ीरो बना लेंगे। बटे में ज़ीरो बन रहा है, अगर पहले को एक्स से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को वाई से, तीसरे को जेड से, और पहले में से दूसरे तीसरे को माइनस कर दें, तो बटे में जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो टर्म्स बनती हैं वो बटे वाली सारी क्या कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है, अगर जीरो बनता है तो जीरो बना लें, बटे में मल्टीप्लाई किया, बटे में क्या आ गया जीरो। जब वो जीरो आएगा तो वो उस साइड पे हम इनमें से तीनों में से जो मर्जी इसके इक्वल रख लें। अब यहाँ पे मैंने रखा ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे इसके इक्वल कुछ भी रख लें तीनों में से, तो जीरो ने बटे में जीरो तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, उसने क्या बना देना, उसको जीरो बना देना। बाकी ये सारा किसके बराबर आ गया, जीरो के। C1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एक और तरीके से जीरो बन सकता है बटे में, अगर पहले को वाई से मल्टीप्लाई करूँ प्लस दूसरे को एक्स से माइनस तीसरे को जेड से, तो फिर बटे में क्या बन रहा है, फिर जीरो, फिर हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। यानी कि सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा जेन लड़ाना है कि जीरो किस तरह बनता है या कटते किस तरह, बस ये देखना है। तो अगला क्वेश्चन ए बी सी को बटे में रखें, हम इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये ना कट रहे हैं ना ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं डी एक्स माइनस डी वाई करूँगा और इक्वल में डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2 डी जेड करूँगा। अब इसमें माइनस हो रहे हैं तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा सिंपल, इधर ये दोनों प्लस हो रहे हैं और तीसरे के साथ 2 ऐड हो रहा है, तो सिंपल उनको ऐसे लिख दूंगा। अब जेड जेड से कैंसिल हो रहा है, ये इक्वेशन एक्स वाई में थी, एक्स वाई में रह गई, इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट किया था कि वाई कैंसिल हो जाए। ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड में थी, एक्स वाई जेड में है, जो नीचे पड़ा उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जो नीचे पड़ा उसका डेरिवेटिव नेचुरल लेंगे दोनों तरफ, C1 की वैल्यू आ जाएगी।
अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या करना है, डी एक्स माइनस डी वाई लिया डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, इधर भी उसी तरह से हमने प्लस किया था, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। मतलब सिंपल वेरिएबल यहाँ पे एक्स और वाई इन्वॉल्व है, यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व है, उनके इंटीग्रेशन करेंगे, C2 की वैल्यू आ जाएगी, इसे फंक्शन रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उनको डिवाइड कर लिया, अब ये सेपरेबल फॉर्म में है, हमें यहाँ पे एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई हैं, इधर इनको सॉल्व करेंगे, C1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरफ देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमने इसको और इसको रिलेट किया, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाता है, बकाया क्वेश्चन आती है वाई और जेड की शक्ल में जो हमें चाहिए थी, उनको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकालने, उनको डी एक्स डी वाई डी जेड के नीचे रख लें। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करना हो तो हमें अंदर जेड नहीं चाहिए, लेकिन जेड इस तरह इन्वॉल्व है, देखिए अंदर उसके अंदर है कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकता, तो अब हम बटे में जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड करेंगे और बटे में खुद ही बता दीजिए क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऊपर इनको सॉल्व कर लेंगे, C1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम चाहते हैं कि इनके अंदर एक्स ना हो। अब इनमें से अगर हम एक्स कॉमन लें तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाता है, अब कहा जाती है वाई और जेड की शक्ल में, वाई और जेड की शक्ल में इनको सॉल्व कर लेंगे, C2 की वैल्यू आ जाएगी, C1 और C2 को फंक्शन में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे कुछ एग्जाम्पल नंबर 25, इसमें भी क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, बल्कि ये आपको सॉरी गिवन है इस तरीके से। अब आपने इनको सॉल्व करना है सिर्फ। अब क्या करना है, इसमें से जेड को खत्म करना है, पहले दो में से जेड खत्म नहीं होता इस तरह बोला, तो बटे में जीरो बना लेंगे, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, बटे में क्या बन जाएगा, जीरो, ऊपर वाला इंटीग्रेशन लेंगे, C1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे पार्ट में अब फिर इनमें से हमने एक्स खत्म करना है, लेकिन एक्स खत्म नहीं हो रहा, तो फिर एक और तरीका भी है जीरो बनाने का, ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे बस आपने देखना है किस तरह जीरो बनता है, सिंपल सी बात है, वही चीज़ चलती जानी है। C2 की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन करने से, एफ में रख देंगे C1 और C2 की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से आपने एक्स वाई जेड बनाना है, ये सिंपल ही सॉल्व हो जाने हैं। जेड भी खत्म हो रहा है दूसरी तरफ से, पहली तरफ से जेड खत्म हो रहा है और C1 की वैल्यू आ जाएगी, बाद में हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में जीरो बना लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने एग्जांपल नंबर 27, 8, 9, 30 भी कर लिया। यानी आगे आप आ जाए काशी प्रॉब्लम से, आप एग्जांपल नंबर 34 से काशी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। काशी प्रॉब्लम में अब क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, लेकिन साथ दो कंडीशंस गिवन होंगी, ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 गिवन है। अब अपने यहाँ से पहले ए बी सी निकालना है, उनको डी एक्स डी वाई डी जेड के बटे में रखना है, उनको पहले सॉल्व कर लेना। यानी कि पूरा क्वेश्चन लेग्रांज वाला करने के बाद C1 की वैल्यू निकाली थी, C2 की वैल्यू निकाली थी, लेग्रांज में C1 और C2 को फंक्शन में पुट कर लेते, यहाँ पे पुट नहीं करना, सिर्फ C1 और C2 वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने यहाँ से वैल्यू उठानी है। कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर 0 है और z किसके बराबर है, 1 के। अब मैं C1 क्या था, एक्स वाई जेड, उसमें भी कंडीशन पुट करूँगा तो C1 की वैल्यू हो जाएगी -x²। फिर C2 में भी कंडीशन पुट करूँगा तो C2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2x² - 2। अब C1 और C2 को सॉल्व करना ताकि x² इसमें से ख़त्म हो जाए। अब x² की वैल्यू होती है -C2, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा, यह देगा -C1, यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये क्वेश्चन आ जाएगी C1 और C2 की शक्ल में। यानी कि पहले C1 और C2 की वैल्यू गिवन है, उनमें कंडीशंस पुट करनी है और वैल्यू आ जाएगी C1 और C2 की x1 x2 की शक्ल में, xy की शक्ल में। उसके बाद इन दोनों को जो नई क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना है और x यानी कि वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, पूरी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ C1 C2 की शक्ल में। जब C1 C2 की शक्ल में आ जाएगी क्वेश्चन, उसके बाद इसमें C1 और C2 की ये वैल्यू, ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है, इसको सिर्फ पुट कर देना और वो हमारे पास आंसर आ जाना। Z का आंसर ले आना, ये आंसर है। आगे देखें एग्जांपल नंबर 35, उसी तरह ए बी सी गिवन है, ए बी सी को सॉल्व करेंगे, लेग्रांज मेथड से C1 और C2 आ जाएंगे। C1 और C2 के बाद उनको सॉल्व नहीं करना, अब कंडीशंस पुट करनी है C1 में भी और C2 में भी। नई क्वेश्चन आ जाएगी, दो ये आ गई पहली और ये आ गई दूसरी, इनमें से x और y को ख़त्म करना है, इनको कंडीशन में ही x² + y² = 1 साइमल्टेनियसली सॉल्व बस आपने करना है। पुट किया, आंसर आ गया C1 C2 की शक्ल में, उसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे एग्जांपल नंबर 36 भी इस तरह है, ए बी सी की वैल्यू होगी, डी एक्स डी वाई डी जेड के बटों में लिख के लेग्रांज को सॉल्व किया, C1 C2 की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज इक्वेशन की कंडीशन की पुट की और C1 C2 की शक्ल में आंसर आ गया, और आंसर आ गया C1 C2 की शक्ल में, उसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दें। आगे एग्जांपल नंबर 40 सिर्फ मुझसे नहीं हुई थी क्योंकि वो ज़रा टफ है। आगे एग्जांपल नंबर 35, एग्जांपल नंबर 36 बिल्कुल सेम है। हर क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू लेनी है, उनको पुट करना है, लेग्रांज को सॉल्व करना है, C1 C2 की वैल्यू, C1 C2 में पहले कंडीशन पुट करनी है, दो नई क्वेश्चन आ जाएंगी या उसी तरह की क्वेश्चन आ जाएगी जिस तरह ये भी आपके पास क्वेश्चन हुआ, C1 C2 की वैल्यू आ गई, कंडीशन पुट की, दो नई क्वेश्चन आ गई, नई क्वेश्चन आ गई C1 C2 की शक्ल में, उसमें वैल्यू पुट कर दी C1 C2 की, तो आपके पास नया फार्मूला आ जाएगा, Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी।
एग्जाम्पल नंबर 38 भी देख लें, ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, डी एक्स डी वाई डी जेड के बटे में रख लिया। सेपरेट नहीं कर सकते तो बटे में जीरो बना लेंगे। दोनों को सिंपल ऐड करें फिर भी जीरो बनता है, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके फिर भी जीरो बनता है। आपने बस हिसाब लगाना है जीरो किस तरह बनता है। इसके बाद C1 C2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये लाग्रांज वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको फंक्शन में नहीं लिखेंगे। अब हमने कंडीशन पुट करनी है इसमें और इसमें। कंडीशन पुट करने से C1 C2 की शक्ल में ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद C1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। यानी कि सिंपल है, सिर्फ आपने देखना है कि उसको किस तरह या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं होता वो सेपरेट वेरिएबल सेपरेट नहीं होते तो फिर जीरो किस तरह बनता है ये देखना। यहाँ पे भी आपने ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। डी एक्स डी वाई डी जेड के बटे में लिख देना। अब सेपरेट नहीं होते तो बटे में जीरो बना लें, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करें फिर भी जीरो बन जाता है। और इनको तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सेपरेट भी हो सकते हैं। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाना, वाई जेड में रह जानी, इक्वेशन सॉल्व हो जाना। C1 C2 की वैल्यू आ गई, उनको उनमें से हमने कंडीशन पुट कर देनी है। C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी, वो इकट्ठा में ये आ गई इकट्ठी एक ही शक्ल में। इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दें। आया एग्जाम्पल नंबर 41, एक्स वाई ए बी सी की वैल्यू लिख ली, इनमें पुट कर ली। ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही हो जाना है। C1 और C2 की वैल्यू आ जानी है। C1 और C2 की वैल्यू के बाद क्या करना है, उनकी इकट्ठी इक्वेशन बनानी है। ये C1 C2 की इकट्ठी इक्वेशन बन गई। इसके बाद C1 और C2 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, आंसर आ जाना आपके पास। लो जी, यहाँ तक ही था आपके पास। आगे इसके बाद आपके पास इसकी एक्सरसाइज है, वो भी सेम इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। मतलब आपके कोई बुक वाला क्वेश्चन आंसर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बुक वाला सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है कि सिर्फ आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो वो आपने कर लेना कि या बेसिकली दो ही तरीके हैं, या वेरिएबल सेपरेट हो जाए, यानी कि एक्स वाई वाले में सिर्फ एक्स वाई नज़र आए। अगर नहीं होता तो बटे में जीरो बनाना है। पूरे चैप्टर में यही चीज़ है, बटे में जीरो बन गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, क्योंकि उसने दूसरी तरफ जाकर जीरो जाना, इंटीग्रल ने सॉल्व हो जाना। इस तरीके से आपने करते जाना उनको, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाएंगे। अब आपसे सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 40 जो मुझसे नहीं हुई, बाकी सारे हो गए। मैं इसका PDF भी वैसे बना देता हूँ पूरे का ना, पूरे चैप्टर का, और वो सेंड कर देता हूँ, वो आप देख लेना, हो जाएगा। वैसे इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया फिर।